तो पहला इस ऑफर एक बंदा देगा, जिस बंदे को देगा वो होगा एक्सेप्टर, या कहलाएगा वो ऑफरी, क्या कहलाएगा वो ऑफरी। तो ऑफर सबसे पहले, ऑफर फिर क्या होगी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। जब ऑफर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस बन जाता है। तो ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स दी प्रॉमिस। इसकी मैं मिसाल देता हूं। लेट सपोज मुझे अपना घर आपको बेचना है, मैं कहता हूं कि आई एम सेलिंग माई हाउस फॉर ₹2 करोड़, ये मैंने आपको ऑफर दी। आप तक मेरी ऑफर पहुंची, मेरी नियत का है आपको अपना घर बेचने की, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया। जैसे ही ऑफर मेरी एक्सेप्ट हो गई तो हम दोनों के दरमियान प्रॉमिस हो गया। इस ऑफर के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, 2 करोड़ रुपए, और इस ऑफर के बदले में आपको क्या मिल रहा है, घर। ये जो ऑफर के बदले में मिलता है, इन अदर वर्ड प्रॉमिस के बदले में जो मिल रहा है, ये चीज कहलाती है कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मिसाल दूं। आप यहां जाते हैं, बिल्कुल लूज मिसाल से समझा दूंगा। आप यहां जाते हैं कैंटीन पे, कैंटीन वाला कहता है कि भाई मैं बोतल बेच रहा हूं 50 रुपए की, ये आपको आई ऑफर। आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया प्रॉमिस। इस प्रॉमिस के बदले में आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है इस प्रॉमिस के बदले में, पानी की बोतल, और मुझे क्या मिलेगा, पैसे। तो जो चीज प्रॉमिस के बदले में मिले वो चीज कहलाती है कंसीडरेशन। तो जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाता है वो बन जाता है अग्रीमेंट, वो बन जाता है अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो अग्रीमेंट जो कि कानूनी तौर पे लागू हो जाए, और एक वो वाला अग्रीमेंट जो कि कानूनी तौर पे लागू नहीं हो सकता। अच्छा, अब अग्रीमेंट की क्योंकि 2 शक्लें आ गई, एक कानूनी तौर पे लागू होगा और एक कानूनी तौर पे लागू नहीं होगा। तो हर वो अग्रीमेंट जो कि कानूनी तौर पे लागू हो सकता है, विच इज इनफैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट इज बेसिकली प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है, व्हाट यू गेट इन रिटर्न ऑफ दी प्रोमिसेस। और प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस इज बेसिकली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूजन होता है। आपने अक्सर औकात देखा होगा, हमारे पास मल्टीपल केसेस चलते हैं 489F के। मैं थोड़ी सी एडवांस बात भी करता रहूंगा साथ में, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब 489F सबने सुना होगा, चेक बाउंस का केस होता है। चेक बाउंस के केस में अगर आप एग्जैक्टली अल्फाज नोट करें, वो कहता है whosoever dishonestly issues any check। अब डिसऑनेस्टली के जो डिस्क्राइब किया गया है वो सेक्शन नंबर 22 एंड 24 पाकिस्तान, या 23 एंड 25 पाकिस्तान पिनल कोड में डिस्क्राइब किया गया है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस के कंसेप्ट के हवाले से। उस बारे में थोड़ी देर में बात कर लेंगे। अच्छा, आप अगर किसी को चेक देते हैं, चेक के पीछे कोई ना कोई तो ऑब्लिगेशन होती है ना। वो ऑब्लिगेशन जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप यहां पर फर्क नहीं कर सकते कि सिविल अलग है, क्रिमिनल अलग है। नो, ये फाइनेंशियल क्राइम्स के जुमरे में आता है, जिसके लिए ऑब्लिगेशन प्लेज अ वेरी मैंडेटरी रोल। अच्छा, आगे बढ़ते। बात हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपने देखा होगा कि 90% एफआईआर जो आपके सामने आती होंगी, उसके अंदर जो है कोई रिटेन मुआहिदा नहीं होता। देयर इज नो नीड फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू बी इन ए रिटेन फॉर्मेट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटेन। एक्सेप्शन दी गई है ब्रिटिश बुक के अंदर, वो 4 दी गई है, जिसमें से आपका चार्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिटेन होना चाहिए। सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज वो आपकी रिटेन होना चाहिए। इसका मतलब है परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज आप ओरल नहीं कर सकते, वो रिटेन फॉर्मेट के अंदर आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे यूजुअली कैन बी ओरल एज वेल एज इट कैन बी रिटेन। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे से बढ़ते हैं, मैं स्लाइड के जरिए आपको बढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आगे थोड़ा सा अच्छा, अभी अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट होता है या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर कम से कम 2 विटनेसेस की अटेस्टेशन चाहिए होती है। इट रिक्वायर्ड अटेस्टेशन ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस। अच्छा, ये कौन से प्रोवाइसो में लिखा हुआ है, ये हमारा आर्टिकल 17 कानून शहादत में लिखा हुआ है कि 2 मेल या एक मेल 2 फीमेल, ये कम से कम होना चाहिए। अगर आप इसको आर्टिकल 79 कानून शहादत के साथ और पढ़ लें तो अपने आप पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द मैंडेट फॉर विटनेसेस इन ए कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा, एक अहम चीज है, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, मतलब जो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करता है उसके अलावा यू नीड 2 विटनेसेस टू प्रूव योर केस। आपको 2 विटनेसेस लाजिम चाहिए होते हैं अपना केस प्रूव करने के लिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्टाइल अलग है क्योंकि क्रिमिनल को बाइफरकेट कर दिया गया है सिविल से, और वो सॉलिटरी कहते हैं, मियर सॉलिटरी स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे देखिए, थोड़ा सा आगे, नीचे नीचे और नीचे नीचे, अरे मतलब कॉपी करके लिंक पेस्ट कर दिए, तो कॉपी करके लिंक पेस्ट कर दिएगा वहाँ तो रिफ्रेश कर देते हो जाएगा। ऊपर सेंशल पर चले जाइए, सेंशल प्लस होगा, सेंशल का है अच्छा, ये एक जनरल वर्ड, ये एक पर्टिकुलर स्लाइड है जो कि आपको इतनी नॉलेज दे देगी कि आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब ये वॉइडेबल होता है, कब वॉइड होता है, ये सारे, क्योंकि आपके अक्सर होकर जो जुडिशरी के टेस्टों में बैठना चाह रहे हैं उनके पेपर्स में ये कंसेप्ट डिस्कस होते हैं। अच्छा, इसेंशियल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसेंशियल होता है देयर हैज टू बी एन ऑफर। अगर ऑफर होगी तभी तो एक्सेप्टेंस होगी, अगर ऑफर है तब एक्सेप्टेंस है, तब बन जाएगा क्या वो प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट हैज बाइंडिंग इंपैक्ट और इफेक्ट ऑन बोथ द पार्टी, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट होगा, दोनों पार्टीज आर अंडर ड्यूटी टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, दे कैन नॉट से नो। पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है, यह हमारे मुकेश साहब ने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था पिछली क्लास में स्टेट ऑफ मैरिज के ऊपर। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के अंदर 3 चीजें आती हैं, दैट द पर्सन हैज टू बी अ साउंड माइंड। अब साउंड माइंड में प्रिंसिपल आता है ल्यूनासी का। ल्यूनासी जो वक्फों से पागल हो जाते हैं, वक्फों से, अगर एक बंदा वक्फे से पागल है और चंद में बिल्कुल वो सही है, जिस वक्त वो सही है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस वक्त वो सही है
वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो अग्रीमेंट कर सकता है, वो चेक इशू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा क्या है इसमें, द पर्सन हैज टू बी अ मेजर, 18 साल या 18 साल से ज्यादा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहला अनसाउंड माइंड, पहला साउंड माइंड, दूसरा मेजर। तीसरी चीज इसमें होती है कि इफ द पर्सन इज बार्ड बाय सम अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसमें बेहतरीन मिसाल कॉन्विक्ट की है। A convict cannot sign the contract provided he is subject to sentence। अगर आप एक नोट करें 426 का प्रिंसिपल, 426 सीआरपीसी क्या है, 426 सीआरपीसी क्या है, 426 सीआरपीसी ये है ना कि अगर एक बंदे को सजा हो गई है, वो जेल चला गया है, तो आप उसकी बेल इन अदर वर्ड मूव करते हैं। इसमें 426 बात करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, नॉट सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि अगर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो गया, जो कि स्टिग्मा है, जो कि वर्डिक है ना, कन्विक्शन इज वर्डिक फॉलोड बाय द सेंटेंस, तो पहले क्या होगा, वर्डिक आएगा फिर सेंटेंस होगा। तो 426 सिर्फ सेंटेंस की सस्पेंशन के बारे में बात करता है। तो अगर एक बंदा कॉन्विक्ट हुआ, उसके बाद उसके ऊपर सेंटेंस भी हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड सेंटेंस पूरा मुकम्मल ना हो जाए। तो अगर सेंटेंस मुकम्मल हो गया, फिर वो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके लिए भी एक सेक्शन हासिल है, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इवन यू कैन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये अजीब सी बात, मतलब एक बंदा है, वो जाता है, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जब वो जॉब पे लगता है, यस, कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। कंपनी क्या है, कंपनी इज बेसिकली अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 या कंपनी एक्ट 2017 देखें, एज रिपील्ड 1984 सिवाय सेक्शन 476 कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है कंपनी इज बेसिकली अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी प्रिंसिपल होती है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर जो होते हैं वो उसके एजेंट होते हैं। एजेंट जो होते हैं, जो एजेंट है, वो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। ये चीज क्लियर होना चाहिए। कंपनी कभी कॉन्ट्रैक्ट खुद से साइन नहीं कर सकती, कंपनी अपने एजेंट के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। ये बार्ड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कंपनी डायरेक्टली कैन नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और इसी की बुनियाद के ऊपर तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस कर रही है। क्योंकि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, इसमें से आई एम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हूं, तो इसी वजह से बता रहा हूं कि कंपनी जो है उसकी सारी अकाउंटिंग ही इसी प्रिंसिपल पे चल रही है, इसी प्रिंसिपल पे चल रही है। आगे अच्छा, ये चौथा है कंसिडरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है। कंसिडरेशन इज मैंडेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रीच। क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो बगैर कंसिडरेशन के भी है? यस है। गिफ्ट में कहां होती है कंसिडरेशन? कोई नहीं होती। नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर आप कोई चीज दे रहे हैं, उसके अंदर भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन की इवन जो श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। श्योरिटी तो खुद अपनी मर्जी से कह रहा होता है ना, 3 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं अभी उसका प्रिंसिपल भी बयान कर दूंगा, इनफैक्ट विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग अगर फाइनेंशियल क्राइम में डील करते हैं तो उसमें आपको बड़ा हेल्प होगा। मैं बता दूंगा अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात करें। कंसिडरेशन की एक्सेप्शन में गिफ्ट आता है, और गिफ्ट की आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो पता है कि देयर हैज टू बी डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड डोनी। अगर ये दोनों एलिमेंट मिसिंग है तो फिर गिफ्ट नहीं हो। कंप्लीट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कंप्लीट पोजेशन, नॉट पार्शियल पोजेशन। अच्छा, ये जो पांचवी बात लिखी है ना, फ्री कंसेंट, ये सबसे अहम। रजामंदी होती है, मेरी किसी काम में रजामंदी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी रजामंदी जो है वो मेरी रजा से हो। इसका मतलब है कि इफ योर यस इज बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, तो आपका कंसेंट फ्री नहीं है। 5 सिनेरियो ऐसे होते हैं जब आप कहते हैं कि आपका कंसेंट फ्री नहीं है। 5 सिनेरियो, ये 5 कॉन्ट्रैक्ट की रूल है।
पहली क्या है? कोअर्जन। कोअर्जन क्या है? कोअर्जन बेसिकली गिविंग ऑफ फिजिकल थ्रेट टू समवन। मैंने किसी के सर पे पिस्तौल रख के उसका मकान अपने नाम करवा लिया, उसको चंद पैसे देके, ये कोअर्जन है। मैंने किसी को बोला तेरा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसको एक्सटॉर्ट करके मकान नाम पे करवा लिया चंद पैसे देके, ये भी क्या है? ये भी कोअर्जन है। तो कोअर्जन इन्वॉल्व फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट बहुत अहम है, फिजिकल थ्रेट। कोअर्जन के अलावा दूसरा क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर एक बंदा अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए और ये जानते हुए कि आई एम इन ए डोमिनेटिंग पोजीशन, आई एम इन ए डोमिनेटिंग पोजीशन, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो केस में अहम रोल प्ले करता है, वो अपने किसी अक्यूज को कहता है कि मैं तेरा नाम कॉलम नंबर 2 में लीज यहीं से डाल दूंगा, ठीक है, ये तेरी जो गाड़ी प्रीमियम खड़ी हुई है ये मुझे 5 लाख रुपए में बेच दे, और वो 5 लाख में प्रीमियम बेच देता है। यहाँ पर तो मोदी की कंसेंट जो है क्या वो फ्री है? नहीं। आईओ ने अपनी पोजीशन का अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और इसमें उसको लेके आया है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कंसेंट फ्री नहीं है। तीसरी चीज फ्रॉड हो सकती है। फ्रॉड का हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा हमारे सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है फ्रॉड अल्फाज, जो रेलेवेंट सेक्शन है वो 420 है बेसिकली फ्रॉड से जो करता है। फ्रॉड को अगर आप देखें तो फ्रॉड बकायदा बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। उसमें 5 उन्होंने कंडीशन बताई है, एक तो डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि रॉन्गफुल स्टेटमेंट्स, अगर आप ऐसी कोई बात बोले ये जानते हुए कि वो बात गलत है और सामने वाले को इन्फ्लुएंस करें कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए, तो ये फ्रॉड के जुमरे के अंदर आ जाता है। Misrepresentation that cause somebody to enter into a contract, that induces someone to enter into a contract, comes under the domain of fraud. अच्छा, फ्रॉड हो, फ्रॉड के साथ एक और जो रीजन है वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक थिन लाइन डिफरेंस है। बहुत लूज लैंग्वेज में समझा देता हूं, बहुत लूज लैंग्वेज। रमजान है, रमजान में अगर मैं जानबूझ के पानी पीऊंगा, मेरा रोजा टूट जाए, तो इट बेसिकली कमिटिंग फ्रॉड विद अल्लाह। यस, पर अगर मैं गलती से पी लूंगा तो मेरा रोजा नहीं टूटेगा। तो अक्सर औकात आप गलती से भी सामने वाले को धोखा दे देते हैं, वो मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए में जुमरे में आता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन असल में है क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन में आप सामने वाले को ज्यादा इंड्यूस नहीं करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, आप बड़ा चढ़ा के एक बात बोल देते हैं। हाँ, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन। आखिरी होता है इसमें मिस्टेक। मिस्टेक दो किस्म की हो सकती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। इसकी बेहतरीन मिसाल आपकी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हर किताब के अंदर गिवन है। वो ये है कि एक बंदे ने एक दूसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और रिगार्डिंग एक हॉर्स ट्रेडिंग किया कि मैं हॉर्स मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और पैसे उसको दे दिए। जब ये इन दोनों की ट्रांजैक्शन चल रही थी, जो हॉर्स था वो मर गया, तो ये क्या हो गया? या परफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं हो सकता, तो यहां पर आप कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दूसरे में आ गया। अच्छा, अब जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर रजामंदी फ्री नहीं है, कोअर्जन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो सोल्यूशन क्या है? अगर एक बंदे के सर पे पिस्तौल रख के उससे 50 लाख की गाड़ी 5 लाख में खरीद ली गई, या उसके बच्चे को अगवा करके कर लिया गया, तो फिर सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? यहां पर हम कहते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल निकलता है वो 3 चीजों का निकलता है: अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें तमाम के तमाम ये एसेंशियल प्रेजेंट होंगे, तो वो वैलिड है। मतलब ऑफर भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा, लीगल रिलेशनशिप भी होगा, कॉम्पिटेंसी भी होगी, फ्री कंसेंट भी होगी, ये तमाम के तमाम अगर पॉजिटिव हैं तो वो वैलिड है। अगर रजामंदी फ्री नहीं हो, किसी प्रेशर की वजह से हो, फ्रॉड की वजह से हो, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हो, मिस्टेक की वजह से हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। यहां पर वॉइडेबल का मतलब है इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी either to make the contract valid or to cause it to be void। यहां पर अग्रीड पार्टी के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि चाहे इसको वैलिड कर दे या चाहे इसको वॉइड कर दे, तो वो कहलाता है वॉइडेबल।
और आखिरी चीज वॉइड, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर वैलिड हो और सब्सिक्वेंटली कोई ऐसी हरकत आ जाए जिसकी वजह से परफॉर्म ना हो सकता हो, वो वॉइड के जुमरे में आ जाता है। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, क्योंकि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में भी फर्क है। अग्रीमेंट सिर्फ वो वाला जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वो वाला अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो एब इनिशियो वॉइड होता है। मैं एक मिसाल देता हूं। मैंने आपको पैसे दिए और ये इत्तेफाक से एक जजमेंट भी मेरे पास की थी जब मैं यहाँ कराची वेस्ट में पोस्टेड था। कंटेंट ऑफ एफआईआर ही यही थी कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे दिए और पैसे देके कहा कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब लगा दो, मुझे 30-35 लाख रुपए दिए। और वो बंदा खा गया सामने। खाने के बाद जो है जब उसने कहा यार तुमने मेरी जॉब नहीं लगाई, तो उसने बदले में उसको चेक दिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो अग्रीमेंट है ये कानूनी तौर पे लागू है? वो तो ये सब हो सकता था जब सब कहते हैं हाँ भाई ठीक है, अब ये जो ऑब्लिगेशन है ये पूरी होना चाहिए, फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाता है। ये हो तो नहीं सकता नहीं। ये अग्रीमेंट एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड, राइट? प्राइमा फेशी एविडेंस फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एफआईआर। तो अगर ये एब इनिशियो वॉइड है तो ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो ये अग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड हो गया कंटेंट के हवाले। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है? बिल्कुल हो। वो कब होगा? मैं एक मिसाल देता हूं। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने जेट्स की अलाउ करनी है। अभी मैंने कहा मैं जेट्स की खरीदता हूं, तो समझ कर भाई जेट्स की खरीद, मैंने 50 जेट्स की ऑर्डर कर दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑर्डर के बाद बैन लगा दिया जेट्स की के ऊपर। अब क्या ये ट्रांजैक्शन अकम्प्लिश हो सकती है? नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। इनिशियली इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज ऑफ द बैन बाय द गवर्नमेंट इट बिकम्स वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सब्सिक्वेंट स्टेज पे होता है, अग्रीमेंट वॉइड एट द वेरी इनिशियल स्टेज पे होता है। और अग्रीमेंट अगर वॉइड है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही चीज बनेगी जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, इसके बाद बात की है इन्होंने लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इट हैज टू बी लॉफुल। अगर हम लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करें और हमारा ये ऑब्जेक्ट हो कि भाई इस बंदे को धोखा देना है, या अग्रीमेंट करें कि इस बंदे को हमें धोखा देना है, या यहाँ पर डकैती मारनी है, यहाँ चोरी करनी है, तो ऐसा अग्रीमेंट क्या होगा? या अगर मैं आपको पैसे दूं कि सामने वाले का सर फाड़ के आ जा, तो ऐसा अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है दूसरे को इंजरी कॉज करना। इसकी बेहतरीन मिसाल देता हूँ, बल्कि इससे बात वाली है। अच्छा, ये इससे अगला जो है वो है नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये क्या है? हियर आर सर्टेन अग्रीमेंट्स इन द लॉ व्हिच आर डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो। मतलब चंद ऐसे अग्रीमेंट है कानून के अंदर, वो कहते हैं अगर ये वाला अग्रीमेंट आप करेंगे तो इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, क्योंकि ये कभी इम्पोर्ट हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। आप लोगों को फैमिली जो केसेस चलाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर औकात जो है मियाँ बीवी जो है वो सेपरेशन के बाद आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं, अग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द राइट। एक अग्रीमेंट कर लेते हैं। उस अग्रीमेंट के तहत जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं मेंटेनेंस से दूंगा, और लड़की कहती है कि तुम इस बच्चे से हम मिलोगे नहीं, और ये अग्रीमेंट वो बकायदा कोर्ट में भी प्रोड्यूस करवा। ये अग्रीमेंट, ऐसे अग्रीमेंट आर वॉइड एंड इनिशियल। इनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, ना ही कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनकी कोई अहमियत है, क्योंकि यू कैन नॉट रेस्ट्रेन फादर फ्रॉम विजिटेशन राइट, नीदर द मदर कैन क्या कहते हैं उसको मेंटेनेंस को, नीदर द मदर कैन स्टॉप द मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि ये चाइल्ड का हक है। मदर कौन होती है उस मेंटेनेंस को रोकने वाली? इसी जुमरे की वजह से, इस प्रिंसिपल की वजह से वो ये 7 जो है क्लॉज नंबर 7 इधर लाई करता है, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसका मतलब यह है कि ये वो वाला अग्रीमेंट है जो कि कानून ने डिक्लेयर कर दिया है वॉइड। इसकी एक और मिसाल देता हूं, अगर आपने
अग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। अगर कोई भी आपने अग्रीमेंट ऐसा किया है कि आप जो है किसी दूसरे आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं, हाँ भाई हम लोग अग्रीमेंट करते हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो वॉइड, उसकी कानूनी अहमियत नहीं है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन इज द एक्सेप्शन ऑफ सच। आर्बिट्रेशन के लिए आप कर सकते हैं। और इसकी एक और एक्सेप्शन है, अपील। दो पार्टीज मिलकर ये तय कर सकते हैं कि हम अपील में नहीं जाएंगे, एंड इट इज रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक्सेप्शन में आता है, इसका मतलब है वो वाला एग्रीमेंट वैलिड है। अगर दो पार्टीज मिलकर कहती है हम इसके फैसले को मानेंगे, और मानने के बाद आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और अपील में कहती है हम अपील में नहीं जाएंगे, इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। तो अगर दूसरी पार्टी अपील में जाती है तो ये वाली अपील कैंसिल करवा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्रीमेंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ो। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, बड़ी अहम मिसाल है। आपने मैरिज ब्यूरो देखे? मैरिज ब्यूरो जो होते हैं वो भी इस कैटेगरी में लाया करते हैं। तो एनी एग्रीमेंट विद द मैरिज ब्यूरो इज वॉइड एब इनिशियो, इट हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन चल रहे और चल रहे अभी तक चल रहे हैं। इसी तरीके से अग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं, ऐसा अग्रीमेंट करते हैं, इसकी भी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। इसी तरीके से एनी अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट टू रेस्ट्रेंट समबडी फ्रॉम वर्किंग इज आल्सो वॉइड। इसकी एक्सेप्शन है। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर कोई ऐसे फॉर्मूला है जो मार्केट के अंदर लीक कर जाए तो कंपनी डैमेज हो सकती है, तो फिर रेस्ट्रिक्शन को लगा सकती है। लेकिन दैट रेस्ट्रिक्शन इज सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन के हिसाब से उस पर रेस्ट्रिक्शन है, और साइमल्टेनियसली टाइम, इन दो की रेस्ट्रिक्शन उसमें एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर आप करेंगे या एग्रीमेंट कोई भी करेंगे, इट हैज टू बी सर्टेन। इसके मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस शैल बी डीपली मेंशन्ड इन दैट। एक एक चीज उसको क्लियर कैटेगोरिकली बताएंगे, डेट, टाइमिंग, अमाउंट, टाइप, गाड़ी का है तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सारी चीजें आप बताएंगे, कलर, ये सारी चीजें। 9 इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी आप ऐसा एग्रीमेंट करें वो पॉसिबल हो परफॉर्मेंस के, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि मैं मुर्दे में रूह डाल दूंगा, आप मुझे पैसे दो, तो इस एग्रीमेंट की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं है। दिस एग्रीमेंट हैज जीरो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। और आखिर में है लीगल फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब है ऑल दोस फॉर्मेलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट, वो सारी की सारी पूरी होना चाहिए। आपने अगर ये देखा कि स्लाइड के अंदर, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर पूरे के पूरे तमाम के तमाम जो चैप्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो कवर कर दिए गए हैं। ये एक एक चैप्टर है, एक एक स्लाइड। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये अपनी स्लाइड के अंदर एक्सेस दे दिएगा। देयर आर 28 चैप्टर्स, क्योंकि मैंने इसको बाइफरकेट किया है। आप ये देखें और इंशाल्लाह इसका आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक मैं आखिरी बात करके मैं इसको समाप्त करूंगा। हमारे जितने भी हमारे फाइनेंशियल क्राइम चल रहे हैं, उसको समझने के लिए इसकी और कंपनी की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत वास्ट होना चाहिए, तब आप उस क्राइम को सही तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर जितने भी हमारे 489 एक्ट के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्लिगेशन को सेपरेट कर देते हैं। ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये तो हमारी जजमेंट में है 2007 ऐसे 2008 ऐसे 806 उसके अंदर ये बकायदा मेंशन किया गया है कि ऑब्लिगेशन आप सेपरेट नहीं कर सकते, ऑब्लिगेशन जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में चेक वाज इशूड, फिर डिसऑनेस्टी थी। डिसऑनेस्टी समझते हैं? इन अदर वर्ड रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, हाँ, रॉन्गफुल गेन ये होता है कि अगर किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा कर खुद को फायदा पहुंचाएं, दैट इज रॉन्गफुल गेन, राइट। इट वाज द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी व्हिच यू आर अवेलिंग, इट्स द रॉन्गफुल गेन, राइट। यू आर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू द अदर। जो उसको फायदा होना चाहिए था, आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया और अपने आप को फायदा पहुंचा दिया। ये होती है डिसऑनेस्टी, व्हिच इज द मैंडेटरी वर्ड फॉर application of section 420 PPC, section 489M and multiple fraud and other fraud section 403 में। I hope यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। टाइम कम है, आप कर लीजिएगा।
और क्वेश्चन आंसर सेशन आप थोड़ी देर में उसको कंटिन्यू कर दें। अभी मैं इंटरटेन करूँ, अभी मैं आप एक एक सवाल का जवाब। स्पीकर हमारे कंप्लीट हो जाए, लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद तो हम स्पेशल सेशन रखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल फॉर्मर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑनरेबल राहिल सुमसाम साहब फॉर हिज लेक्चर। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिएगा कि कल कौन कौन यहाँ पे मौजूद थे, कितने पार्टिसिपेंट? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम। परहैप्स अच्छा, आज आई विल नॉट बी टॉकिंग ऑन द एकेडमिक साइड। अगर आप कहेंगे तो सीपीसी को मैं ओवरऑल समराइज कर दूंगा आपके सामने, बिकॉज कल हमने अच्छा खासा जी सीपीसी में तो हम कर दिया है, ओवरऑल कवर कर लिया। सो कुछ एक्सपीरियंसेस अगेन आई वुड शेयर, जो मैंने कल आपसे शेयर किए थे, विच आर इम्पोर्टेंट, तो स्पेशली जो एक्चुअली आफ्टर 5 days हु आर गोइंग टू सिट इन द इंस्टीट्यूट पेपर्स। अच्छा, आप हाथ उठा सकते हैं किन किन की एलिजिबिलिटी है एंड हु आर एक्चुअली अपेयरिंग टुमारो एंड आफ्टर 5 days। सो अब अगर कोई मोटिवेशन लेवल कम हो चुका है तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी कि मैंने 2016 में टेस्ट दिया था। आई क्लियर माई MCQs एंड क्लियर माई रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू में आई कुडंट मेक इट। उसके बाद 2019 में जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था, इन दैट आई क्लियर द टेस्ट। सो व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2016? In 2016 I was less experienced on the criminal side. The first thing. So the reason I couldn't make it in the interview was majority of the questions were from the criminal side. दूसरी चीज, जजमेंट। अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, जो कैंडिडेट हैं? अच्छा, इफ और अगर दोनों पोर्शंस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। प्रैक्टिस एक ये होती है कि एक एज अ जूनियर आप यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर जस्ट हैंडलिंग द मिसलिनियस वर्क। एक दूसरी प्रैक्टिस होती है जिसमें आप इंस्टीट्यूशन से लेकर डिस्पोजल तक आपकी जिम्मेदारी होती है, दैट इज अनदर प्रैक्टिस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टिल द डिस्पोजल जो भी इशूज फ्रेम हुए हैं, एविडेंस कैसे चल रहा है प्लेंटिफ का, राइट क्लोज कैसे हो रही है, डिफेंडेंट का एविडेंस कैसे चल रहा है, एक्स पार्टी कैसे हो रही है, जजमेंट कैसे हो रही है, जजमेंट किन बुनियाद पे करती है कोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है इसका पता करना। The question which perhaps which made me not clear the test was Justice Irfan साहब asked me कि सिविल की जो जजमेंट होती है वो इश्यूज पे होती है। छोटा सा क्वेश्चन था, बट मैं आप इसमें कोई वो नहीं है शेयर करने की, उसमें कोई वो मसला नहीं है। सिविल की जो जजमेंट होती है वो इश्यूज पे डिसाइड होती है, क्रिमिनल की जजमेंट किस पे डिसाइड होती है? Can anyone tell me? देखिए, सिविल की जजमेंट इश्यूज पे डिसाइड होती है। हर इशू को फिर डिस्कस करती है कोर्ट, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के एविडेंस को लिखकर अपने आर्गुमेंट्स देती है और फिर इश्यूज को फाइनली डिसाइड कर देती है। अब इश्यूज का भी जो सिनोनियम क्रिमिनल में यूज हुआ है वो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
चार्ज मैंने भी कहा था, इरफान साहब ने क्यों सर हिला रहे? तो ही सेड कि अच्छा आपकी सिविल में प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एंड आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ फॉर्मर जज, क्योंकि हम उस एक्सपीरियंस से होते हुए आए हैं, तो वो आपसे शेयर करें। तो इससे क्या नतीजा हुआ, अगर आपकी सिविल में प्रैक्टिस है, आपके सीनियर सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको फ्रॉम द FIR, चालान, सप्लाई ऑफ कॉपीज, चार्ज फ्रेम, एविडेंस और साइड नोट के पास 342 की जो एक्यूज की स्टेटमेंट है वो एक दफा गो थ्रू करनी है, एंड देन जजमेंट। एक जजमेंट किसी भी 489 सेक्शन की जरूर पढ़ते जाए कि किस तरीके से जज उसको लिख रहा है, कहाँ से शुरू होना है। टेक्स्ट पहले लिखता है, फिर चार्ज को लिखता है, फिर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन तय करता है। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता चार्ज की है, चार्ज की तरह ही है, लेकिन कहाँ उसको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन आता है। सिविल में इश्यूज होते हैं, क्रिमिनल में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो अच्छा, व्हाट वाज माय मोटिवेशन, हम किस तरीके से मोटिवेट करते थे इन माय फैमिली। तो माय ब्रदर इज अ डेंटिस्ट और आई वाज अ लॉयर। तो किस तरीके से मोटिवेशन आती थी प्रिपरेशन के लिए, तो हमारी एक आपस में एक हैबिट होती थी कि यूज्ड टू सी इन द वॉल, कि हम देखते थे कि यार मेरा भाई मुझे कहता था मुझे दिख रहा है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। तो whoever wants to become a judge should see herself or himself actually sitting in that seat. फिर वो जो मोटिवेशन आती है कि मैं उस सीट पे बैठा हूँ, मैं इंसाफ की सीट पे बैठा हूँ, और try to imagine yourself। तो उसके बाद जो आपकी मोटिवेशन है वो एक डिफरेंट तरीके की होगी। तो दैट यूज्ड टू पुश मी फॉर द प्रिपरेशन। अच्छा, अगेन आई वुड से कि स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा इल्म का पहाड़ नहीं बनना है, टेस्ट पास करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वकालत में नॉलेज गेन करते हैं, आप अभी MSc, बिकॉज दिस सेशन इज विद रिगार्ड टू द सिविल जज प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशन। आपको सिर्फ टेस्ट निकालना है। टेस्ट निकालने के लिए हर चीज का इल्म होना जरूरी नहीं है। आपको एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए, अगर वो स्लाइड दोबारा सुन सकती है मेरी, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि MCQs में क्या क्या है, एंड इट इज, और ये तय हो चुका है। MCQs 25% जनरल नॉलेज से आएंगे, MCQs 25% इंग्लिश से आएंगे, MCQs रेस्ट 50% लॉ से आएंगे। अब आपको पूरी की पूरी किताबें लेके बैठने की जरूरत नहीं है। दीज आर द, और जनरल नॉलेज में भी स्पेसिफिक चीज है जो आपको पढ़नी है और आप कैसे जाने हैं, ये होती स्ट्रेटेजिकली पढ़ना। वरना आप यही कोई शिकायत करते रहेंगे, तो हमारे दोस्त अक्सर करते थे कि यार ये तो मुझसे कम पढ़ता था, ये क्यों निकाल लेते हैं। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना। अच्छा, बहुत से जो कैंडिडेट्स होते थे हमारे साथ पुलिस भी होते थे, उनसे याद नहीं रखे जाते थे ऑर्डर्स, सेक्शंस, चैप्टर्स। होता है किसी लोग, बहुत से, मुझे भी इशू होता था मेमोरीज में कि किस तरीके से ये सारे के सारे ऑर्डर CPC इतना बड़ा है, CRPC इतना बड़ा है, कैसे याद किया जाए। तो हम मेनोमिक्स बनाते हैं। मेनोमिक्स वो चीज होती है कि हर हेडिंग का पहला वर्ड आप चुन लेते हैं। तो आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल। अब ये 4 वर्ड्स को मैं आपको बोलूंगा, आप याद रखिएगा। पपरी, पपवाई, डैश सेट, सहार, ये मेरे 4 वर्ड्स होते थे। अब ये एक कहने को तो इलॉजिकल और मीनिंगलेस वर्ड है, लेकिन इसमें 20 ऑर्डर छुपे हुए हैं CPC के। तो हर पहले, जैसे अब पपरी मैंने जो बोला, पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये 4
ऑर्डर इसमें कवर होगा। यू डोंट नीड टू, अच्छा मैं क्यों एक छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ गुजरा है, ये चीज़, ये स्टेज हमारे साथ गुजरी है कि हम किस तरीके से याद करें इन ऑर्डर्स को। तो आप मेनोमिक्स बना के याद करें, इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेमोराइजेशन टेक्निक। तो अलबत्ता 5 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी if someone is facing issues with regard to remembering the orders, तो आप मेनोमिक्स बना सकते हैं। हर ऑर्डर का पहला जो वर्ड है उसको आप लेकर वर्ड बना लें और उसको याद कर लें, तो इट वुड बी रिमेंबर। दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर। अच्छा, प्रैक्टिस में इफ यू हैव प्रैक्टिस इन द क्रिमिनल साइड, तो आपने क्रिमिनल के सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना है, और जिस जगह आपने प्रैक्टिस नहीं की है उसको आपको रट्टा लगाना है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। ऐसा हो भी नहीं सकता कि जिस चीज में आपने प्रैक्टिस नहीं की हो सब्जेक्ट में उसको आप समझ के पढ़ सकते हैं, वकालत में नहीं हो सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब अगर क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हो, सीपीसी को आप खोल के आप समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू हैव नॉट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देन द ओनली वे इज क्या आप उसको रट्टा लगा लें, एंड जो जिसमें आपने प्रैक्टिस की है उसमें आप समझ के पढ़ें। फिर टाइम कम है, उस हवाले से बात करना। इफ यू हैव टाइम, आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड हैव अ प्रैक्टिस। आप एफआईआर से लेकर जजमेंट तक एक केस को देखें, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से लेकर जजमेंट तक सिविल सूट को देखें, देन यू कैन लर्न ऑल दोस थिंग्स समझ कर। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैंने फेस की, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट जज इन माई फैमिली एंड इवन इन माई फोर फादर। जितने भी थे, हमारे गांव था, उसमें भी सबसे पहला जज था। तो एमसीक्यूज के बाद जज बनने से पहले जज ना बने, ये बहुत बड़ा इशू आता है। एमसीक्यूज के बाद एक जो लहर चलती है कि आई क्लियर्ड द एमसीक्यूज टेस्ट, फेसबुक पोस्ट आ जाएंगी, गांव वाले फूल मनाना शुरू कर देंगे। अब इससे नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे, और ये एक्सपेक्टेशंस ही मार देती हैं इंसान को। जब आप घर पे देखते हैं उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और आपको अभी से इज्जत करना शुरू हो गई, इवन घर में भी, तो दैट्स वेरी स्ट्रेसफुल। और मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। पर एज द फर्स्ट जो इंटरव्यू था वो इसी स्ट्रेस में मैं उसको नहीं कर सका था। तो जितना एटलीस्ट टेस्ट पास होने के बाद इंटरव्यू तक चले आप, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ट्राई टू बी आइसोलेटेड इन योर अचीवमेंट। हाँ, जब कामयाब होंगे तो वो खुद चीजें पता लगते हैं। तो स्ट्रेस के लिए एक वो है, दूसरी स्ट्रेस के लिए कि यू आर ऑलरेडी अलोन है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब होता है कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव आई विल नॉट से अ बेटर ऑप्शन, यू हैव अ ऑप्शन। आपके ड्रीम जॉब हो सकती है वो, जैसे मेरी थी, लेकिन आप उसको आप ये समझ के करें कि यू ऑलरेडी हैविंग एन एक्सपीरियंस, और आप अपनी वकालत को जारी रख सकते हैं इफ समथिंग डज नॉट फॉल अपार्ट। अच्छा, कुछ आई डोंट नो इस सेशन के बाद हमें इंटरव्यू का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इंटरव्यू के हवाले से, तो should I share with all of you my experiences? देखें, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी लाइव एक्सपीरियंस थी। वहाँ 10 बंदा होगा और एमसीक्यूज टेस्ट, जो कैंडिडेट अभी जाने वाले 5 बंदा। जो गर्मी 31 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है, तो ट्राई टू हैव अ हेक्टिक चीज विद यू। वहाँ पूरा आपका आप पूरे भीग जाएंगे, पंखे लगाए होंगे, दैट्स रिडंडेंट, वो बिल्कुल ही आपका बुरा हाल हो रहा होगा। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा में फोकस रहें। स्टेशनरी तो वो प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को।
रिटन टेस्ट में मैं बता चुका हूँ हेडिंग्स, जो कल के सेशन में अब रिपीट है, वो हेडिंग्स वाइज आप उसको वो करें। रेलेवेंट प्रोविजन भी आप जरूर बताएं इफ यू रिमेंबर है। गलत प्रोविजन लिखकर नेगेटिव आपकी मार्किंग हो जाएगी। अच्छा, इंटरव्यू में सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके जो 6 मोस्ट सीनियर हाईकोर्ट के जजेस होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू पैनल यही होता है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस। अच्छा, इसमें कुछ ट्रिक्स थी जो हमें बाद में पता चली कि ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह आप जब इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको 2.5 साल मिले थे, इतना टाइम किसी को नहीं मिला प्रिपरेशन का, वरना हमें तो 1-1 साल बाद टेस्ट का अनाउंसमेंट हो जाता था। तो इंशाल्लाह आप जब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, योर डॉक्यूमेंट्स विल अगेन बी चेक, सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो आपकी। अच्छा, पहली चीज, यू विल वेट आउटसाइड परहैप्स द चैम्बर ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जिसमें सारे के सारे जजेस आके बैठेंगे। योर डिस्टेंस वुड बी, जितना पहली रॉ का डिस्टेंस है या इतना ही डिस्टेंस होगा। सारे 6 जजेस आपके सामने बैठे होंगे। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अभी मैं अगर खड़ा करके पूछ लूँ किसी से कि ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लोग सही से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर नहीं कर पाते। ऑब्वियसली द इंटरव्यू विल बी टेकन इन इंग्लिश। यू विल वेट आउटसाइड द चैम्बर एंड यू विल वेट फॉर योर नंबर। 3 कैंडिडेट्स एक दिन में बुलाए जाएंगे और आप बाकी 2 कैंडिडेट्स जो आपके साथ हैं वो आपके साथ बाहर बैठे होंगे, एक एक करके कॉल होगा। यू विल बी कॉल्ड। आप जब गेट से एंटर होंगे, बट आई डिड वॉज क्योंकि हमारी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, 4-5 साल प्रैक्टिस करने के बाद आई बोर्ड डाउन ऑल्सो, और मैं जाके चेयर लेने से पहले मैंने परमिशन भी ली कि शुड आई टेक द चेयर और नॉट। पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि अपने बारे में कुछ बताएगा, इंट्रोडक्शन दें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो किस तरीके से आपको देना है। दूसरी चीज, आपकी सीवी परहैप्स मांगी है आपसे, नहीं मांगी, तो आपके बारे में जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो आपने लिखा होगा कि फॉर्म में आपने लिखा होगा, तो उसकी पूरी समरी बनाकर MIT में लिख दी होगी बिफोर द इंटरव्यू टाइम। तो द फर्स्ट थिंग, अगर आप बता चुके हैं कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, तो सीनियर का नाम मैटर करता है, वो किस साइड में प्रैक्टिस कर रहा है वो मैटर करता है। तो पहले तो आप ये सोच लेंगे उसी किस्म के सवाल आने वाले हैं जो आपने एरिया ऑफ प्रैक्टिस अगर बताई, जैसे मैंने कहा था कि सिविल साइड, तो उससे आपको सवाल ज़्यादा आएंगे। दूसरी चीज, ऑनरेबल चीफ जस्टिस वुड इनिशिएट द इंटरव्यू और बाकी सब फिर रेस्ट ऑफ द जजेस विल स्टार्ट देयर क्वेश्चंस ऑल्सो। एक कंप्लीट करेगा अपना सवाल, उसके बाद दूसरे सवाल होंगे। ऐसा नहीं कि फायर किया जाएगा एक से एक, दूसरा सवाल दूसरा होगा, दूसरा सवाल। दूसरी चीज, एकेडमिकली सवाल 80% होंगे, बाकी आपका बैकग्राउंड के हवाले से पूछा जा सकता है, फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से पूछा जा सकता है, किस एरिया में प्रैक्टिस की है पूछा जा सकता है। अपने जवाब को लिमिटेड रखें, जितना भी एकेडमिकली पूछा जा रहा है उसमें, और उस जवाब में ये सोच लें कि जो जवाब होगा उसी से अगला सवाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने कुछ बता दिया कि इसका ये भी मतलब है, ये भी मतलब है, और उसके बाद जो अगला सवाल है उसी जवाब से निकलेगा। तो योर आंसर शुड बी लिमिटेड एंड शुड नॉट बी वाइड इनफ टू ट्रैप यू इन अ गेम। अब सेकेंडली, सिविल साइड में मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्टेड विद जो बैरिस्टर उजैर साहब ने बताया कि मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, जैसे मुनीर साहब टोल्ड मी कि मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आप एक्सेप्ट करते हैं, ये क्या कहना है? अच्छा, प्रॉमिस कहना है, इसका सेक्शन क्या है? ठीक है, ये कब एग्रीमेंट में बदलेगा? फिर उसको लेकर चले गए वो कॉन्ट्रैक्ट तक, वॉइडेबिलिटी तक, पूरा हमारा क्वेश्चन आंसर चलता है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, केस सिनारियोस पूछे जा सकते हैं कि टमाटर का ट्रक है, वो पकड़ा गया, तो 516A में क्या वो रिटर्न होगी, नहीं होगी, क्यों होगी?
क्योंकि वो डैमेज हो सकती है गुड्स। ये सारा सिनारियो बेस्ड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ट्रिक्स क्या है? अगर आपने टॉप कर दिया रिटर्न में तो आप समझ लें पहला इंटरव्यू आपका है, तो आपको तो नहीं पता लगना कि सवाल कैसे आए, क्योंकि पहला इंटरव्यू आपका होगा। आपको कैंडिडेट से आपकी जो रास्ते होंगे तो उसका फायदा नहीं है, आप अपनी नॉलेज बेस पे इंटरव्यू दें। हाँ, अब क्योंकि 3-4 इंटरव्यूज ही होते हैं एक दिन में, उसके बाद टाइम नहीं होता जज के पास। अगर आपका लेटर ऑन नंबर है, मेरिट लिस्ट है, तो जरूर उनसे राब्ता करें और पूछेंगे किस किस्म के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। एंड इट ऑलमोस्ट रिपीटेड। अच्छा, ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं पता है। इंटरव्यूज में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जो रेगुलरली मेजॉरिटी 50% तो वैसे सवाल आपको आ जाएंगे जो पहले इंटरव्यूज देकर आए हैं, आपके दोस्त होंगे। वैसे तो कम लोग बताते हैं, आउट ऑफ जेलेसी और समथिंग, आई डोंट नो, लेकिन उनसे रास्ते में हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस वक्त काम आते हैं, अभी काम नहीं आए। तो उनसे पूछेंगे आपसे किस किस्म के सवाल पूछे गए। दूसरी चीज, टेस्ट क्लियर करने के बाद इन 6 जजेस, टॉप 6 जजेस जो भी नाम है इनके कोर्ट रूम में बैठे। यू विल अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, यू विल अंडरस्टैंड वो कहाँ गुस्से में आ जाते हैं, कहाँ व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, एक और चीज अगर हो सकती है तो वेल एंड गुड कि उस दिन उनके पास कौन सा बोर्ड चला है, क्योंकि मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने देखा कि उस दिन जो वो केसेस चला के सुन के आ रहे थे वही सवाल पूछ लिए। तो ये एक और ट्रिक ना प्रोग्राम है इफ पॉसिबल। तो क्योंकि आपके इंटरव्यू की तैयारी जो होनी थी वो हो गई, उस दिन जो 5-6 जजेस हैं वो अपने बोर्ड जो चला रहे हैं उस पर किस नॉलेज के केसेस लगे हुए हैं, क्योंकि उसी केसेस को वो चला के आ रहे होते हैं। एंड 80% एक्सपेक्टेशन यही है कि वही सवाल आपसे भी पूछ लेंगे, सिविल के हवाले से, क्रिमिनल के हवाले से। अच्छा, इंटरव्यू के लिए एक और चीज जरूरी है कि वहां जाकर बड़े बड़े लोगों का, क्योंकि हम जब हाईकोर्ट में खड़े होते हैं तो हम सिर्फ एक जज के सामने खड़े होते हैं, तब भी एक स्ट्रेस का लेवल अलग हो रहा हो। पोडियम के पीछे जो हमारी टारगेट कभी काफी होती है तो किसी को नजर नहीं आती। यहाँ पे 6 सीनियर मोस्ट जजेस आपके बिल्कुल करीब बैठे हैं, तो उस वक्त स्ट्रेस का लेवल क्या हो रहा है, तो उसको कैटर करने के लिए मैं नजाकत को भी रिक्वेस्ट करूंगा और केंद्रीय कमेटी को भी मॉक इंटरव्यू जरूर करें। रिटन टेस्ट के बाद अपने ही दोस्तों को, 2-3 दोस्तों को सामने बिठाकर मॉक इंटरव्यू जरूर करें। और जब आप इंट्रोडक्शन दें तो वो आपको करेक्ट करें, ये तुमने गलत कह दिया या तुमने गलत बता दिया, या फिर मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कोई 3-4 अटेम्प्ट दे चुके थे, हर अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक पहुंचते थे, लेकिन इंटरव्यू में वो फेल हो जाते थे। द ओनली रीजन, एंड ही इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज वेरी गुड लॉयर, कोर्ट में भी बहुत अच्छा वो चलाते हैं, लेकिन वो जो उस टाइम का जो स्ट्रेस लेवल होता है जो इंटरव्यू का, वो फेस नहीं कर पाते थे। तो जो उसका सोल्यूशन यही है कि आप मॉक इंटरव्यूज जितना ज़्यादा हो सके करें। सबसे ज़्यादा लोग जो रिफ्यूज होते हैं वो इंटरव्यू में ही होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर अगेन रिक्वेस्ट करूँगा लीगल एजुकेशन कमेटी और केबीए वालों से कि मॉक इंटरव्यूज का सेशन अगर हो सकता है तो द फाइनल लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हैं वो 1-2 करवा लें, उससे एक मिरेकुलस रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा, अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाए थोड़ा, जितना आप लोग टेस्ट के बाद ट्राई टू शेयर योर नोट्स विद अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि एक पावर है जिसका हाथ जरूर होता है किसी भी टेस्ट में, तो ऊपर है, और वो हर चीज देख रही होती है। जो मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी प्रिपरेशन शेयर नहीं करते थे, अपने नोट्स शेयर नहीं करते थे, तो वो नहीं क्लियर हो सके। दे एक्टेड लाइक
जेलसी में करते थे, क्यों करते थे? तो ये चीज़ें अगेंस्ट में ही जाती है। अगर आपको कोई कह देता है कि ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आके पढ़ा दो, नॉट अ डे बिफोर या 2 दिन पहले, उसमें आप आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए। लेकिन वैसे ही आपको अगर कोई दोस्त कह रहा है तो आप उसको ज़रूर जाके हेल्प करें। उसमें एक फ़ायदा टेक्निकली ये भी हो जाता है कि आपका भी चीज़ रिवाइज हो जाती है। रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान की वैसे ही नफ्सियात में भी ये लिखा हुआ है कि वी नीड रिविजन, वी नीड पुश। रिलीजियसली तो उसकी इंपॉर्टेंस है अजान की, लेकिन अजान को क्यों 5 दफा दिया गया और हर दिन क्यों दिया गया? वी नीड पुश। हमें रिवीजन जरूरी है कि ये, वरना एक ही दफा हमें हुक्म देकर कहा जाता थी कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, लेकिन बाय देयर इज एन अजान 5 times because we forget. Human beings are tend to forget. They need a push again and again. तो रिवीजन बहुत जरूरी है। So that's लास्टली स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रिपरेशन करें। आपको सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लॉर्ड डेनिंग के एक कोटेशन से मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अ जज हैज टू बी अ जेंटलमैन, रेस्ट ही विल लर्न। लॉर्ड डेनिंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लॉ। तो उसने जज के बारे में कहा था कि जज नीड्स टू बी अ जेंटलमैन, रेस्ट ही विल लर्न। थैंक यू। थैंक यू सो मच साहब। अच्छा, इसमें यह है कि ये सेशन 2 days का हमने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रखा गया है। इसके बाद रिटन के लिए भी इंशाल्लाह, अगर मेरे टेन्योर में, क्योंकि ये ऑलरेडी पोस्ट है जस्ट फॉर 1 year, अगर मेरे टेन्योर में रिटन टेस्ट का भी डेट अनाउंस हुई तो इंशाल्लाह हम रखेंगे सर। और अगर मेरे टेन्योर में इंटरव्यू भी हुआ तो मॉक इंटरव्यू भी रखेंगे इंशाल्लाह अगर हुआ। अब ट्यूशन सेक्शन है। आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि अपना ट्यूशन रिलेटेड टू रिविजन टेस्ट और लॉ से अगर कंबाइन करेंगे बच्चा के। थैंक यू सो मच। किसी के सवालों को पूछ सकते हैं आप, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। उनको माइक दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर, एक लड़का है वो जाता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल काम के लिए जाता है, तो हॉस्पिटल वाले से कहते हैं आप यहाँ काम करें। 1-2 महीने काम करता है, फिर हॉस्पिटल का जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो या इंचार्ज होता है, वो उसे बोलता है इफ यू विल कम ऑन संडे देन वी विल पे यू। संडे पे आओगे हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो 2-2.5-3 महीने वो जैसे काम करता रहता है, कोई भी पे नहीं करते। 6-8 महीने गुजर गए नहीं किए, वो छोड़ के आ गया, तो उसके पास क्या रेमेडी है? देखिए, जो कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक होता है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी आप चेंजेस करते हैं तो द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इट एंड्स एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। इसमें ये चीज कहलाती है, एक चीज होती है ऑल्ट्रेशन, नोवेशन, रेमिशन, रेसिशन, ठीक है, और ब्रीच। ये 5 किस्म से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंज हो रहा है, जैसे पहले हफ्ते में 6 दिन काम करना था, अब हफ्ते में 7 दिन काम करना है, तो अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म। और जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी इन रिटन फॉर्मेट। अगर वो ओरली भी हो जाता है तो फिर थ्रू इम्प्लाइड कंडक्ट उसको आप कहेंगे कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब लागू है कि उसके ऊपर मैंडेटरी है हॉस्पिटल वाले को कि वो 7 दिन की उसको पेमेंट करेगा जो उससे वो तय हुआ है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये होगा कि जो एक्स्ट्रा जो 1 डे का है उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो 6 डेज का अलग कॉन्ट्रैक्ट प्लस 1 डे का अलग कॉन्ट्रैक्ट, उसको इस प्रिंसिपल में भी आप ले सकते हैं। इन अदर वर्ड, अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चेंजेस वो कर रहा है तो इनोवेशन प्रिंसिपल का आ जाएगा। रेमेडी यही है
रेमेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस क्लेम करेंगे ना, वो 1 डे पेमेंट में क्लेम करेंगे आप। बात क्लियर हुई? और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना ये संडे वाला, वो रिटर्न में भी नहीं था, और वो जो रेगुलर आता था उसका रजिस्टर बुक उनके पास नहीं था, और वो डिनाई कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, लड़का आया ही नहीं, जॉब ही नहीं किया। ये बात आ गई बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आ गई, वो तो फिर एविडेंस एक्ट उस पर प्ले करेगा ना। बर्डन ऑफ प्रूफ की जब बात आ जाती है तो फिर एविडेंस एक्ट का रूल आ जाता है, ठीक है। लेकिन अमूमन आप ये कह रहे हैं कि ऐसे केस में जो बंदा ये वाली बात बोल रहा है कि उसने इतवार वाले दिन काम किया है, क्योंकि आर्टिकल 7 के शामिल क्या कहता है कि whoever who is claiming, ठीक है, फिर उसी को प्रूव करना है। तो फिर वही बंदा है ना, वो बंदा क्या प्रूव करेगा कि मैं संडे वाले दिन काम कर रहा था। कोई ना कोई तो एविडेंस होगा, विटनेसेस प्रोड्यूस कर सकता है, सीसीटीवी कैमरे प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसका अपना डेली रूटीन होगा वो प्रोड्यूस कर सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसके जरिए वो इसको प्रूव करेगा। कॉन्ट्रैक्ट के जुमले में ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, फॉल करेगा। और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो रेमेडीज है वो डैमेजेस रेमेडीज है इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड अदर। तो फिर लास्ट अगर ये जो हॉस्पिटल वाले हैं इंटीरियर में ये काम की तरह मतलब लड़के काम करने जाते हैं, वहाँ पे कोई रजिस्ट्री नहीं है, डेली जो बुक होता है रोजनामा वो उनके पास नहीं होता, तो लड़कों के पास प्रूव करने का ऑप्शन नहीं होता, कोई मतलब विटनेस बनने के लिए रेडी नहीं होता। तो ऐसा मतलब वहां पर कोई रजिस्टर मौजूद नहीं है, होता है, लेकिन वजह से लड़कों को काम में लगा देते। ये तो फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अब फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट को करेक्ट सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकती है। ये बात क्लियर होगी? कोई देयर इज नो सेपरेट लॉ कि आपको ये रखना है। मतलब ये तो प्राइवेट है ना, प्राइवेट दारा तो अपनी मर्जी से चलता है। यहां तक कि अगर फर्ज करें कोई प्राइवेट स्कूल भी है तो वहां पर टीचर्स के ट्रेजर सिस्टम में उन्होंने अंगूठा लगा दिया कि अंगूठे में बच्चा टाइम पे आएगा, मतलब टीचर के लिए अंगूठे लगा दिए कि अंगूठा लगे, टीचर टाइम पे जाए। ये उनकी प्राइवेट पॉलिसीज है, कोई करंट स्टैट्यूट नहीं है। अब स्टैट्यूट या तो एक्ट होगा या ऑर्डिनेंस होगा या सब लोग होंगे इन फॉर्म ऑफ, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आ जाते हैं। प्राइवेट भी जनरल होते हैं ना, प्राइवेट में जो होते हैं एक स्कूल होता है, वहाँ पे अगर वो एलएससी का स्कूल है तो वो क्लास के एलएससी में करते हैं और वो भी एलएससी में फंक्शन पे बच्चे करते हैं, तो कंफ्लिक्ट होता है। और मेजॉरिटी जो है एलएससी की है, तो उनके लिए क्या है वो बोलते हैं हमारा प्राइवेट स्कूल जो करेंगे। नहीं, रेमेडीज तो यही है ना कि आप वहां पर डैमेजेस को फाइल कर सकते हैं। जो आप लेबर लॉ से सवाल कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट से सवाल कर रहे हैं? ये कौन मेरा हॉस्पिटल वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला सवाल कर रहे हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट के जुमले में वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ठीक है। अंदर द प्रिंसिपल ऑफ ऑल्ट्रेशन और नोवेशन, आप इसको जो कहना चाहें, ऑल्ट्रेशन नोवेशन के उसमें जो रेमेडी अवेलेबल है वो आपके पास डैमेजेस की रेमेडी अवेलेबल है। जहां तक अगर आपको ये लगता है कोई प्राइवेट इदारा वो वाला काम नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि कोई स्टैट्यूट नहीं है कि आप उसकी पॉलिसीज को गवर्न करें। बात ये हुई। और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी आप उसको नहीं डाल सकते क्योंकि हम उसको कोर्ट डोमिनेट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट वाले से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केस एक पार्टी ये है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है पार्टी बी के साथ, और ऐसा चैप्टर 3 कंपनी ओनर दो कंपनी पार्टिसिपेट की और एक कंपनी जो है मतलब डेमो फिलिंग के तौर पर, दूसरी कंपनी जो है वो जेन्युइन कंपनी। पार्टी ए जो है उसने एक पब्लिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर 3 years, 3 साल में 18 issues have to be published। तो जो कोविड 2019 में जो सेशन था ऑन बोर्ड, फाइनेंशियल टर्म थे जिनमें 16 प्रोडक्ट्स, ये 2 प्रोडक्ट्स रह गए। कंपनी ए ने अपनी सर्विसेज को डिस्क्लोज किया 2021 में। जो कंपनी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टैंड पूरी नहीं किए, उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा अपने आप पार्टिसिपेट करना। तो हाउ इट कम्स, मतलब व्हाट द कंपनी ए विल टेक एक्शन। वन सेकेंडली जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया था बी ने, सेपरेट है ना। पहला जो आपका सवाल है, उन्होंने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या सेपरेट ये क्या है कि कंपनी ए ने कंपनी बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया। उसी कंपनी ने बी ने जब 2021 में दोबारा कंपनी ने अपनी
रिस्टोर करें। कंपनी बी ने कंपनी ए नहीं, कंपनी ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर नहीं सर, मैं आपको उसकी जरूर बता रहा हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने जी उसने अपनी पब्लिकेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा इसका एक मैगजीन है, हाँ हमें उसकी पब्लिकेशन हाउस कर दी। उन्होंने कंपनी हायर कर दी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट था 18 इश्यूज की पब्लिकेशन कर रहा, 16 इश्यूज पर आकर कवर्ड हो गया। इसकी वजह से जो है वो 16 पब्लिश हुए थे 16 हो गए। राइट। और पब्लिशिंग कंपनी कौन थी? पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA ये उनका हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी हर जगह एक अभी गया है। ठीक है। अब उन्होंने ये किया है कि 16 इश्यूज की पेमेंट जो टर्म ऑफ एडजस्टमेंट थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। अब PIA ने अपने सर्विसेज को दोबारा से रिस्टोर किया कोविड के बाद 2021 में, और उन्होंने एक नया टेंडर कर दिया कि जब हमें नई कंपनी हायर करेंगे तो एडवर्टाइजिंग कंपनी से अभी उन्होंने क्लोजर नहीं किया अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को। उस कंपनी ने जिसने अभी तक फाइनेंशियल स्केल नहीं की, उन्होंने नए टेंडर में दोबारा पार्टिसिपेट किया। अब ये की बात करते हैं। जी चाहिए। अब यहाँ PIA के पास आपकी बताइए कि क्या है, क्या वो उनके फाइनेंशियल टर्म्स को ओवरकम करेंगे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखाई है, क्या वो तो कंपनी से कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा, ये देखिए जरा, ये मैं जहाँ तक आपका सवाल करता हूँ, आप ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि PIA के पास किसी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाए, कंपनी ए ने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाए PIA के पास, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। राइट। नहीं ये नहीं। देखिए बात ये है कि यहाँ पर जो है ये एक अनसर्टेन इवेंट आ गया था, एक अनसर्टेन इवेंट आ गया था जिसकी वजह से इस पे स्टॉप लगा था। ठीक है, स्टॉप लगा था। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि क्या PIA उसको फोरफीट कर सकती है, आप यही कह रहे हैं? और रीजन इज दैट 18 इश्यूज तक फाइनेंशियल क्लोजर कंप्लीट नहीं हुई। ऐसा आप पेपर रूल नहीं कहते कि जब तक आपके फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होंगे आप नए टेंडर में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और द रीजन इज दैट आप अपने फाइनेंशियल टर्म्स क्लियर करेंगे पार्टी के साथ सेटलमेंट आफ्टरवर्ड यू गो इनटू द नेक्स्ट, अदरवाइज ये कि 18 इयर्स के अंदर आ जाएंगे क्योंकि एक कंपनी में फाइनेंशियल की क्लोजर होगी तो हाउ कैन वी अच्छा, पार्टिसिपेट? यहाँ पर आप किसकी तरफ, PIA की तरफ से? PIA का ऑप्शन पूछ रहे, क्या ऑप्शन है? आई वर्किंग ऑन PIA ऑन लीगल पार्ट। ठीक है, ठीक है। दिस कम फ्रंट कंपनी है, उन्होंने नेक्स्ट टेंडर के लिए कर दिया, उनका फाइनेंशियल क्लोजर दिया। मतलब PIA ने कर दिया। मैं आपका सवाल पता मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ ठीक है, मैं हूँ पाकिस्तान, हाँ, हमने कंपनी माइक हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ 18 इश्यूज हमें पब्लिश करके देने थे। ठीक है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका रखवा लिया। हाँ, उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर किया, एग्रीमेंट उनके साथ हमारा फाइनल। ठीक है, वो एग्रीमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, इस एग्रीमेंट को जो अकम्प्लिश होना था वो 80 के पूरे होने तब होना था। 80 कंप्लीट हो गई तो 16 पूरा हो गया। 16 हो गई। टाइम एसेंस का कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं था, सर 3 इयर्स का 3 ईयर था। हाँ। टाइम ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इस केस में 3 साल के अंदर उसको ये कंप्लीट करना था। 3 साल तक नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, अब जरा समझिएगा, जो टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो टाइम ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कतई नहीं होता कि इस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को अकम्प्लिश होना है। राइट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर आप देखें 18 में से अगर 16 कंप्लीट हो गए हैं तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज के वो 18 भी कंप्लीट करते हैं। उसकी पेमेंट PIA के पास नहीं आई। अच्छा, ये मतलब ये अगर कोई पेमेंट नहीं आई है, केवल 16 इश्यू की क्लोजर नहीं हुआ, हालांकि PIA ने उनको ऑब्लिगेशन के माध्यम से सारे पैसे दे दिए थे। ठीक है। अब उनके PIA उनको दे चुकी है और PIA के पास नहीं आया तो उन्होंने नेक्स्ट टेंडर में दोबारा पार्टिसिपेट कर उन्होंने दूसरे बात हाँ। यहाँ पर फैक्टर इंप्लीमेंट होगा ना कि उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है
हम उनको कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जी, उनको आप ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके एंड से बात कर रहे हैं? दूसरी वाली कंपनी के? हाँ, दूसरी वाली कंपनी के जो ग्रुप पे वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? भाई देखिए, बात पता है क्या है, बात ये तो उनकी अकम्पलिशमेंट जो है ना, उनके पास एक ग्राउंड ये है कि इस वजह से नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड। ये हाँ, उनके पास ये वैलिड ग्राउंड है। हमारे पास जो इशू आ रहा है मुझे आ रहा है हमने उनको 16 कम्युनिकेशन की मदद पेमेंट कर दी, ठीक है। हमें अब आप कह रहे हैं फोरफीट हो सकता है अमाउंट या नहीं हो सकता? उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है बड़ी है 2016 की टेंडर 2021 की टेंडर वो तकरीबन मिला के 26 लाख फोरफीट कर सकते हैं नहीं कर सकते? उनकी जो आउटस्टैंडिंग है ये पास है वो है 48 लाख। ठीक है, तो 26 फोरफीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अभी क्या है? अच्छा, आप देखिए फोरफीचर का प्रिंसिपल क्या है। फोरफीचर का प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ना, वो ये कहते हैं कि अगर कोई पेनल्टी के तौर पे लेवी होती है चीज, वो सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर हो सकती है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल ऑफ लीन आप यहाँ पर एक्सरसाइज ना करें। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आप बेसिकली, अगर मैं आपके पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पाता हूँ ना, तो इन अदर वर्ड आप बन गए बेली, मैं बन गया बेलर, ठीक है, मैं बन गया बेलर, वो आपके पास अमानत के तौर पे रखा हुआ है। अब इनिशियल टर्म एंड कंडीशन क्या है ये मुझे नहीं पता, ये आपको बेहतर बताओ। व्हाट आर द इनिशियल टर्म एंड कंडीशन? क्योंकि आप बन गए बेली, तो इट वाज अंडर ऑब्लिगेशन कि आप उस पेमेंट को वैसे ही यूटिलाइज करेंगे जैसा मैंने कहा है, आप अपनी मर्जी से उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट? अगर आप उसको अपनी मर्जी से यूटिलाइज करना चाहते हैं उस पेमेंट को, आया इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में है तो फर्स्ट यू हैव टू सेंड देम अ लीगल नोटिस, और ये जो अमाउंट है इसको विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक मिसाल दूं, अक्सर होगा क्या होता है कि टेनेंसी जो टेनेंसी के सेल एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है और दूसरी पार्टी के पास कोई पेमेंट पड़ी हुई होती है, वो पूरा का पूरा हल नहीं कर सकती। वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने फोरफिट कर दिया है, यूज कर लिया है, मतलब फोरफिट किया है ना आपने, किस ग्राउंड पे ऊपर किया है? आप अभी अब क्या कंफ्यूजन है? इसके सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत आप करेंगे, जो आपने जिक्र किया, समझ रहे? जब तक वो कंप्लीट लोग आप नहीं कर सकते ना, वो तो अपने आप क्लियर है ना। बिल्कुल सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को 16 को रिपोर्ट करके अब हम आप पहले अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वाला खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बन गए, ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्ट्रेशन। आपने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया रेजिस्ट्रेशन, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया, ये तो है, ये कर सकते हैं आप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो कर सकते हैं। फाइनेंशियल और वो जो डिपॉजिट वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं वो नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, उसके आप सेपरेटली प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट सिक्योरिटी होता है, फाइनेंस नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। यस, बाकी आपको कार्ड दे देंगे, फीस थोड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, आप फ्यूचर करें जो हमारा 20 मार्च 2022 को एग्जाम है डिस्ट्रिक्ट का, उससे रिलेटेड जनरल क्वेश्चन आया कि वो फिर अदर ऑडियंस को समझ में भी नहीं आया तो बोर हो गया। जैसे आपने कहा कि मैनेजर है 25 लाख रुपये में हमें मार दिया, ठीक है, उसने ये कहा। अब इस तरह में फ्रॉड करता है तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह लाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह लाया जाएगा कि इससे 50 लाख रुपये तो मेरे कारोबार में शामिल कर देकर किसी कॉन्ट्रैक्ट पैसे से ले लेता है और उसका कारोबार में नहीं लगाता, वो फ्रॉड कर जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किस तरह लाया जाए? सर देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल है, आप अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उसकी अलग चलेगी, राइट?
अगर कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है तो आपके ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो वॉइडेबल हो जाता है, राइट। आप अप्लाई करेंगे फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिकवरी ऑफ डैमेजेस। सर हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, हमने तो कैश दिया, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। आपके पास विटनेसेस तो हैं, तो लेकिन विटनेस मैंने दे दी, विटनेस भी नहीं है, विटनेस भी नहीं प्रूफ भी नहीं कर सकते ना आपसे, तो हमारा लॉस हो गया ना। हाँ, वो तो हो गया, क्योंकि देखिए आर्टिकल 17 है हमारा और 79 है कानून शहादत का, जो ये कहता है कि आपके कोई भी एग्रीमेंट होगा ना, इट हैज टू बी प्रूव्ड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। अगर ओरल एग्रीमेंट है उसके लिए तो मैंडेटरी हो जाते हैं विटनेसेस। और अगर फिर भी अगर आपको ये मसला हुआ है, ठीक है सर, आप मुझसे बाहर जरूर मुलाकात करके मसला के मालूम होगा सर मेरा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से दो क्वेश्चन रिलेटेड है सर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जो आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट में कंप्यूटर से पार्टी होनी चाहिए, तो उसमें आपने जब मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आया कंप्यूटर के लिए, तो आपने सर मुकेश साहब का उसके हवाले स्टेट ऑफ मैरिज के हवाले से जी सर। तो क्योंकि जो है को पनिशमेंट भी हो रही है डिफरेंट स्टेज पे, तो क्या माइनर डिफरेंट स्टेज पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? और दूसरी बात, क्योंकि उसको तो जिस तरह आपने बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं होती, जिस तरह गिफ्ट वगैरह वो माइनर को दे भी सकते हैं क्योंकि उसका फायदा हो रहा है, तो इस पे भी राइट डालें। और दूसरी बात है जो आपने व्यक्ति केस में बताया कि जो किसी का लीगल राइट है आप उसको प्रिवेंट करें, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह बाप का राइट होता है या माँ का राइट होता है बच्चे से मिलना, तो इसी हिसाब से कभी कभी ये होता है कि जो पीरियड मीटिंग वगैरह होती है उनमें जो लेडीज है वो अपनी एग्रीमेंट बना के आती है, भाई ये शरत पूरे करो तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एक तरह की एग्रीमेंट है। तो उसमें क्या है कि एक घर बना के जो हालांकि उस बंदे के मतलब गुस्सा नहीं है कि वो बना सके, फिर भी वो अपना घर बचाने के लिए इधर ये टर्म यूज करवा कि वो डोमिनेंट पोजीशन में औरत है वो यूज करेंगे इसको। हालांकि बात को समझाया जाता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन है, मगर मैं इधर औरत को समझ रहा हूँ, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट में वैलिडेट है क्योंकि वो अंडर प्रेशर के। अच्छा, इसके दो आपके सवाल हैं। पहला ये है कि आया माइनर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, जो मैं समझा। और दूसरा जो आपका सवाल है, अगर इंडिया इज सर्टेन कंडीशन इन द एग्रीमेंट, आया वो कंडीशन जो है ऑफर, इज सर्टेन कंडीशन इन द ऑफर है, ऑफर में कंडीशन है, आया ये है, हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी सवाल है। जहाँ तक मैं माइनर की बात करूँ, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एज एन इशू। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर के साथ कर ही नहीं सकते, ये कानून है। However, minor can be admitted for the benefit of something, ये अलग है। इन दोनों प्रिंसिपल को मैच नहीं कीजिएगा। माइनर पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है, हो सकता है। माइनर गिफ्ट के लिए आ सकता है, आ सकता है। बेनिफिट के लिए माइनर एजेंट भी हो सकता है, माइनर एजेंट भी हो सकता है। और प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप में माइनर एजेंट हो सकता है और जो प्रिंसिपल है वो मेजर होना चाहिए, प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता। ये बात क्लियर होगी? तो इन अदर वर्ड, माइनर कैन नॉट बी, you cannot sign contract with the minor, ये कैटेगरी है। However, he can be admitted for the benefit of partnership, for the benefit of agency and for any other benefit। ये दूसरा सवाल आपका। दूसरा, अच्छा जुवेनाइल को आप देखिए, जुवेनाइल द वर्ड जुवेनाइल जो सवाल आप करते हैं ना, वो फॉर ऑफेंडर कहलाते हैं, ऑफेंडर के लिए। बच्चा का ऑफेंडर है तो आप जुवेनाइल का सवाल सवाल करेंगे, बच्चा का ऑफेंडर। अब आए दूसरे सवाल के लिए। अक्सर का लड़कियां जो होती हैं या लड़के जो होते हैं, सॉरी लड़कियां लड़के कोई वो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन रखवा लेते हैं। ऑफर है, जाहिर सी बात है, पहले ऑफर की जाएगी ना, ऑफर के अंदर वो मल्टीपल कंडीशन रखवा लेते हैं। यूजुअली ऑफर के अंदर तमाम की तमाम कंडीशन आप लगा सकते हैं, एक्सेप्ट नेगेटिव सेपरेशन, तमाम आप लगा सकते हैं। और एक्सेप्टेंस उन सारी कंडीशन के तहत होगी
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब लड़का लड़की शादी के उस जुमरे में आते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में मियाँ बीवी को नहीं लाता, मियाँ बीवी को डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं लाता। वाइफ एंड हस्बैंड आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। फियांसे और फियांसी को लेके आता है, फियांसे फियांसी होंगे वो डोमिनेटिंग पोजीशन में ला सकता है, मियाँ बीवी को नहीं लाएगा, मियाँ बीवी इक्वल है। अच्छा, अब इनका हमारे यहाँ एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ निकाह, हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रीच्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और निकाह के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब सब्सिक्वेंटली अगर आप इसके अंदर कोई एडिशन करना चाह रहे हैं तो निकाह खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, क्योंकि एनी एडिशन इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉज द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम नलिफाइड और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन जीरो हो गई, क्योंकि निकाह तो खत्म हो ही नहीं सकता, तो ये सारी कंडीशन जीरो हो गई। तो जो कंडीशन मत कह रही है लागू नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि बहुत सारी होती है कि सेपरेट घर लेके तो ये कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकती। ये सर मेरा एक सवाल है, मतलब कॉन्सेप्ट सवाल नहीं है, या किसी का 154 एफआईआर होती है, उसके बाद 200 कंप्लेन होता है, उसके बाद 22A22B जो हम जस्टिस ऑफिस में जाते हैं, ये 3 रास्ते जो हैं हमारे पास एफआईआर या कानून को मोशन में दिए होते हैं, ठीक है। तो हमें कानून में शुरू में जब हम एलएलपी में आए तो हमें ये बताया गया था कि 200 कंप्लेन और 154 आनी चाहिए, ठीक है। तो सर हम प्रैक्टिकल में जब कोर्ट में आए हैं तो यहाँ पे चलता है सिर्फ 22A और 22B है, तो इनका थोड़ा क्लियर करने का से हम अपने ये कि हम बंदे को जेल के अंदर देखना चाहते हैं, इस वजह से हम 22A में जाते हैं और कहते हैं एफआईआर सिंपल रहता है। डायरेक्ट कंप्लेंट में भी अरेस्ट हो सकता है, जरूरत जजमेंट आएगी अपना सेकंड एफआईआर पे दूसरा मिली की जजमेंट, बात उसमें भी अरेस्ट हम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते। डायरेक्ट कंप्लेंट में उसमें भी अरेस्ट करवा के हम रिकवरी करवा सकते हैं सर्टन डॉक्यूमेंट, लेकिन हम एफआईआर सिंपल इसी वजह से चूज करते हैं कि हमें उसको पास बस उसमें नाम कॉपी होगा, एक 506 को 506 भी करवा के एफआईआर। ये थोड़ा डायरेक्ट कंप्लेंट सिंपल है, सेक्शन 200 के दरमियान आपने फैक्ट्स जो हैं वो उसमें मेंशन करके रेलेवेंट सेक्शंस मिसिंग होते हैं, वो कभी भी किसी भी डायरेक्ट कंप्लेंट में नहीं लगे होते बात होता है। वो सेक्शंस आपने कोट करने के आपके मुताबिक कौन से सेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इंसिडेंट आपने मेंशन करना है, उस पर डायरेक्ट कंप्लेंट पे आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। इट्स अप टू द मैजिस्ट्रेट और जो जिसके पास आप फाइल करते हैं वो उसी आपकी स्टेटमेंट पे भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं या आप इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकते हैं। सॉरी एग्जामिन बाय द मिनिस्टर, सिंपल है। आप अगर सेक्शंस का अपना जो सेक्शंस के ट्रायल होते हैं लीगल ऑफेंसेस, उसमें तो डायरेक्ट हम फॉरवर्ड कर देंगे सेक्शंस कोर्ट में। जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल के हैं वो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके डायरेक्टली उसके कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कर सकते हैं, इंक्वायरी का ऑर्डर भी कर सकते हैं। एक मजे की बात, 22A पे जब फटा हुआ था ऊपर से डायरेक्शन है कि ये अपना कंप्लेंट सेल में जाएगा, उसके बाद हम 156 में डायरेक्ट आना शुरू हो गई। ये अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से कम लोग अपना अप्लाई करते हैं। 200 के ऊपर विदाउट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट 156(3) में आप एफआईआर ऑर्डर कर यही है। थैंक यू सो मच। हम ग्रुप फोटो के लिए आ रहे हैं, ग्रुप फोटो ले लें। इसके अलावा किसी सवाल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।